गुड मॉर्निंग। कल क्या पढ़ रहे थे हम लोग पिछली क्लास में? रिवीजन कर रहे थे, ठीक है। आज हम लोग आगे शुरू करेंगे नया टॉपिक, ओशनोग्राफी, समुद्र विज्ञान, समुद्र के बारे में। अच्छा, समुद्र के बारे में आप लोग क्या जानते हैं बताइए। कुछ जानते हैं समुद्र के बारे में? क्या जानते हैं? जो जानते हो बताइए। बहुत होती है, कितनी? बहुत। अच्छा, बहुत होती है मतलब बहुत होती है? प्रतिशत है, कुछ परसेंटेज है उसका? अच्छा, होता ही है। अच्छा, परसेंटेज होता ही है, पानी बहुत ज्यादा है ही। और अनामिका और क्या कहेंगे? और कुछ नहीं पता? अच्छा सब। अच्छा अच्छा, कुछ होगा। हाँ, कुछ तो होगा ही, कुछ तो होगा ही भाई, परसेंटेज में कुछ तो होगा। कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा सब। रत्ना, क्या बात हो रही है? हमसे बताओ। पूछा हमने है, उसने थोड़ी ना पूछा है। हमने पूछा है तो हम ही को बताओगी ना। कितना पानी होता है? कितना पानी होता है भाई? 71%। हमारे समुद्रों में 71% वाटर बॉडी, पूरी पृथ्वी पर 71% वाटर बॉडी है। और लैंड पोर्शन कितना है? देखो, अगर कोई भी वस्तु देखी जाए तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। कितनी? 100%। 100% चीज को हम मानते हैं कि ये पूरी है 100%। जैसे 100 पैसा, 100 पैसा बराबर 1 रुपया, 100 रुपया बराबर 100 रुपया, 1000 रुपया बराबर 1000 रुपया। यानी जितनी भी कोई भी वस्तु है उसको हम मान के चलते हैं कि ये अपने आप में 100% है तो प्योर होगी। जैसे गोल्ड, अगर हम गोल्ड की शुद्धता माने तो हम कहेंगे कि अगर 100% गोल्ड लेना हो तो कितने कैरेट का गोल्ड होगा? तो 24 कैरेट का। अगर 22 कैरेट का गोल्ड है तो वो प्योर नहीं, वो 100% नहीं है। 100% का मतलब पूरा, पूरे में पूरा। जैसे 10 नंबर है, 10 नंबर का पूर्णांक है और 10 नंबर ही आप ले आए, पूरे में पूरे ले आए, तो आपने 100% गेन किया है। पास तो है ही, लेकिन आपने 100% गेन किया है। तो जो समुद्र हैं, हमारी पूरी पृथ्वी पर समुद्रों का में जो वाटर बॉडी है वो 71% है। कितनी? 71% वाटर है। जबकि 29% लैंड पोर्शन है, जमीन है। लैंड पोर्शन, लैंड पोर्शन को कहेंगे भूमि। ये भूमि का हिस्सा है, ये वाला जल का हिस्सा है। जल मतलब समुद्र। अब इसी में समुद्र भी आएंगे, इसी में महासागर भी आएंगे, सागर भी आएंगे। सागर यानी समुद्र, महासागर ओशन। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा ओशन, कौन सा? पैसिफिक ओशन। तो इसमें घबराने वाली क्या बात है भाई? पैसिफिक बोलियो तो एकदम डंके की चोट पे बोलो, हाँ पैसिफिक। जैसे कोई तुमसे तुम्हारा नाम पूछे तो तुम ऐसा तो है नहीं कि संकोच करोगे नाम बताने में, या सोचोगे मेरा नाम क्या था। ऐसा तो सोचोगे नहीं, खटाक से बताओगे मेरा नाम क्या है। तो ऐसे ही 100% तभी होगा जब आपको पता होगा, और पता होने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। कि नाम कोई पूछेगा तो 4 घंटे बाद बताओगी कि नाम मेरा क्या था, कि गूगल पे सर्च करोगी व्हाट इज माई नेम? ऐसा तो होगा नहीं, वो तो पता है ना, कंफर्म है। तो ऐसे ही जब चीजें कंफर्म होती है तो खटाक से आती, नहीं तो टाइम लगता है। ठीक है, तो अब कॉपी में हेडिंग डालिए समुद्र विज्ञान। ओशन है, ओशन से बना है ओशनोग्राफी। इसमें लिखिए
अब एग्जैक्ट जो हमने 71% लिखा है वो होता है 70.8%। लिखिए हमारी पृथ्वी पर कुल वाटर बॉडी, टोटल वाटर बॉडी, कुल भूभाग, कुल जलीय भाग 70.8% है, 70.8%, जबकि लैंड पोर्शन या भूमि का भाग 29.2% है। हमने यहां पूरा पूरा लिखा है लेकिन ये एग्जैक्ट आपको लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। 70.8%। अब देखो 70.8% ये है, 70.8%, और ये वाला 29.2%। 8 2 10 का 0, एक कैरी आया, 9 और 1 10 का 0, एक आया, 7 2 9 और 1 10, एक के बाद 0, ये आ गया 100.0%, यानी 100%। ये तो मतलब वो तो अपने आप में 100% होती है कोई भी वस्तु। 100% का मतलब पूरी है, ठीक है। जैसे कहा गया बोतल में पानी पूरा, लेकिन 100% बॉटल भरी है। लेकिन अगर 100% बॉटल भरी हो और आप फ्रीजर में लगा दो तो क्या होगा? जम जाएगी, खाली जमेगी, बोतल फट जाएगी, क्रैक हो जाएगी। क्यों क्रैक हो जाएगी? करके देखना, आज ही करके देखना। पूरी बोतल भरना जहां तक ऊपर तक एकदम, बस उसमें अगर जो एक ढक्कन भी पानी ऐड करो तो बाहर गिरना चाहिए, इतना भर दो। फिर उसको ढक्कन से अच्छे से टाइट कर दो, सील कर दो, और उसके बाद उसको फ्रीजर में डाल दो। लेकिन वो बोतल यूज करना जो छोटी हो, ताकि फटे तो बेकार कष्ट ना हो कि यार अच्छी खासी बोतल थी, इसी में पानी पीते थे, ये तो हमको गिफ्ट में मिली थी, बेकार हो गई। क्योंकि जो पानी होता है उसका आयतन कम होता है, वही जब पानी आइस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। अब जैसे इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि जाड़ों में नल फट जाते हैं, पाइप फट जाते हैं। क्यों फट जाते हैं? क्योंकि जब ठंडक होगी, यानी कहने का मतलब आई मीन टू से जब टेम्परेचर माइनस में जाएगा, 0 डिग्री के नीचे जाएगा, -1 -2 -3 -10 डिग्री माइनस में जाए, 0 के बाद माइनस में चला जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो वाटर होगा वो आइस में कन्वर्ट होगा, जम जाएगा, पानी बर्फ में बदल जाएगा। और जब पानी बर्फ में बदलेगा तो पानी तो पाइप के अंदर भरा है, नल के अंदर पाइप भरा है, पाइप में पानी तो भरा था, लेकिन जैसे ही वो जमेगा बर्फ बनेगी, बर्फ का आयतन ज्यादा होता है तो पानी तो उतने में भर गया था, लेकिन बर्फ बनेगी तो बर्फ बढ़ेगी आकार में, और जब बर्फ बढ़ेगी तो पाइप में तो जगह है नहीं, जो प्लास्टिक का है तो वो है नहीं रबड़ का जो एडजस्ट कर लेगा, वो तो लोहे का है या प्लास्टिक का है। तो क्या होगा? आयतन बढ़ने की वजह से वो फट जाएगा, पाइप, बर्फ जमेगी, पाइप फटेगा। इसीलिए अगर आप कभी हिल स्टेशन पे जाएं जहां पर ठंडक होती है, जैसे कुल्लू मनाली चले जाएं, या सर्दियों में आप शिमला चले जाएं, तो ऐसी जगहों पर अगर आप होटल जाते हैं, होटल लेते हैं, तो होटल में देखो वहां पर गर्म पानी आता रहता है। अगर गर्म पानी ना सप्लाई करें वो, तो पाइप फट जाएंगे, हर साल पाइप चेंज कराने पड़ेंगे उनको। और चूंकि वहां ठंडा ही रहता है, टेम्परेचर बहुत कम रहता है या माइनस में रहता है, तो उस कंडीशन में बदलवाते रहेंगे, कैसे पानी सप्लाई देंगे? इसीलिए वो गर्म पानी की व्यवस्था रखते हैं, क्योंकि वो उनकी मजबूरी भी है और हमारे लिए जरूरी भी है। क्योंकि इतने ठंडक में आप कैसे हाथ मुंह धुलोगे, कैसे नहाओगे, कैसे मंजन करोगे? पहला कुल्ला मंजन कर रहे हो तो आपके दांत कत्थक कर रहे हैं, इतना ठंडक हो रही है। नहाने के लिए बस दूर से ही प्रणाम कर लिया जल देवता को देख के, क्योंकि इतना ठंडक हो रही, टेम्परेचर माइनस में है, पानी भी आइस में कन्वर्ट हो जा रहा है, स्नोफॉल हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में व्यवस्था करनी पड़ेगी उनको, आपको गर्म पानी चाहिए, नहीं तो पाइप भी फट जाएंगे। तो ये परसेंटेज है, ये वाटर बॉडी है, ये लैंड पोर्शन है, तो ये हमारी पूरी पृथ्वी पर मौजूद है। यानी 29.2% जमीन है, जबकि 70.8% पानी है, वाटर बॉडी है, समुद्रों में जो है। अगला पॉइंट लिखिए, हमारी पूरी भूमि का क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। हमारी पूरी भूमि का क्षेत्रफल
एरिया 51 करोड़ किलोमीटर है, जिसमें से 36.17 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जल है, 36.17 वर्ग किलोमीटर, 36.17 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर जल है, वाटर बॉडी है, और 14.89 करोड़ वर्ग किलोमीटर 14.89 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर जल पाया जाता है। हाँ, स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर मतलब स्क्वायर किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर लिखना, किलोमीटर स्क्वायर मतलब वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर क्या होता है? एक वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर लंबाई, 1 किलोमीटर चौड़ाई। अब इसके सामने वाली ये भुजा बराबर होगी, इसके सामने वाली ये भुजा बराबर होगी, मतलब चारों भुजाएं बराबर। ये अगर 1 किलोमीटर है तो ये वाली भी 1 किलोमीटर होगी, अगर ये 1 किलोमीटर है तो ये भी 1 किलोमीटर होगी। मतलब कहने का मतलब आपस में सभी भुजाएं 1-1 किलोमीटर हैं। इसको हम कहेंगे 1 वर्ग किलोमीटर या 1 किलोमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? अगला पॉइंट लिखिए, क्या लिखा? 14.89 करोड़ वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर पर जल है। ठीक है, इस जलमंडल के अंतर्गत यानी वाटर बॉडी के अंतर्गत क्या, पहला वाला पॉइंट लिखिए, 36.17 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर पर जल है और 14.89 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर पर लैंड पोर्शन है, जमीन है, क्योंकि जल और जमीन दो ही तो हैं। इस वाटर बॉडी के अंतर्गत महासागर यानी ओशन, महासागर, ओशन कॉमा सागर यानी सी, SEAC, खाड़ियां, खाड़ी माने बे, BAY, और बहुत सारी खाड़ियां आएंगी तो बेज, BAY', खाड़ियां आदि को शामिल किया गया है। अगला पॉइंट लिखिए, जैसे हमारी अर्थ पर ऊंचे नीचे भाग पाए जाते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी पर ऊंचे नीचे भाग पाए जाते हैं, वैसे ही, ठीक वैसे ही समुद्रों में भी संरचनाएं मिलती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, महाद्वीपीय किनारे से, किनारा मतलब कोस्टल एरिया, कॉन्टिनेंटल, महाद्वीप माने कॉन्टिनेंट, महाद्वीपीय किनारे, कॉन्टिनेंटल, कोस्ट कह सकते हो उसको आप, कोस्ट ही कह लो, और समुद्र तल की गहराई में बहुत अंतर पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, महासागरों में महाद्वीपीय निमग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ,
महाद्वीपीय निमग्न तट, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। लिखें, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, SHELF, मिटा के फिर से लिख देना। कॉन्टिनेंटल शेल्फ पाई जाती हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गई। नंबर 2 लिखिए, महाद्वीपीय ढाल, ढाल माने होता है स्लोप, महाद्वीपीय ढाल, क्या हुआ, क्या हुआ, महाद्वीप माने कॉन्टिनेंटल स्लोप, महाद्वीपीय ढाल, कॉमा, महाद्वीपीय नितल मैदान, कॉन्टिनेंटल प्लेन्स। कॉन्टिनेंटल प्लेन्स क्या, अबिसल प्लेन बोलते हैं इसको, ABYSSAL। अभी सब बताएंगे। महाद्वीपीय नितल तल या मैदान, इसी को मैदान भी कह सकते हो आप, तल लिखो चाहे मैदान लिख लो, इसको मैदान भी कह सकते हो। इंग्लिश में इसको कहेंगे एबिसल प्लेन, ABYSSAL, एबिसल प्लेन, प्लेन माने मैदान। अगला लिखिए, महासागरीय गर्त, ट्रेंच, गर्त माने ट्रेंच, जिसको इंग्लिश में डीप कहते हो, डीप ट्रेंच, TRENCH, गर्त, महाद्वीपीय गर्त। ट्रेंच पाए जाते हैं, और दुनिया का सबसे, इसी को हिंदी में गर्त, इंग्लिश में ट्रेंच कहेंगे। ट्रेंच या गर्त क्या होता है, जो समुद्र में बहुत अंदर तक गहराई तक होता है। जैसे जैसे हमारे यहाँ पहाड़ की चोटियां होती, पर्वत होते हैं, ऐसे ही समुद्रों में भी माउंटेन पीक पाई जाती हैं। जैसे मान लो, सपोज दैट, ट्रेंच बता रहे हैं, जैसे मान लो ऐसे कोई स्थान है, ऐसे यहां तक बनाया, ऐसे ही, तो ये जो कहलाएगा इसी को हम कहेंगे ट्रेंच यानी गर्त, ये गर्त है। जैसे एक नाम आता है मेरियाना ट्रेंच, कहां पे, पैसिफिक ओशन में, सबसे गहरा गर्त है वही, ऐसे बनते हैं गर्त। मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा ट्रेंच है, सबसे गहरा गर्त है, अंदर की ओर खाई जैसे समझ लो। ठीक है, समुद्रों में ऐसी बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। कभी कभी पहाड़ की चोटियां भी पाई जाती हैं, ऐसे पहाड़ हैं अंदर, और यहाँ पर एक दूसरी चोटी है, तो इनके इनके बीच के क्षेत्र को भी अलग अलग कहते हैं, अभी सब लिखवाएंगे। ठीक है, इसको
अलग अलग सबके नाम हैं। अगला पॉइंट लिखिए, इसके अतिरिक्त, ये तो पाए ही जाती हैं, इनके अतिरिक्त कटक, कटक, समुद्री पहाड़ी, इनके अंतर्गत कटक, समुद्री पहाड़ी, समुद्री पर्वत, गुयाट, गुयाट एक शब्द है, गुयाट, समुद्री पहाड़ी, समुद्री पर्वत, गुयाट। गुयाट जैसे ये, जैसे मान लो दो पहाड़ बराबर बराबर हो समुद्र के अंदर और ये बराबर हो, इनको कहेंगे गुयाट हैं ये। ठीक है, अभी लिखवाएंगे, टेंशन ना लो सब। अगला पॉइंट लिखिए, खाड़ियां, खाड़ियां बे, कैनियन, कॉमा कैनियन, द्वीप, आइलैंड, द्वीप, प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति माने, प्रवाल भित्ति माने कोरल, मूंगा चट्टाने, प्रवाल भित्ति, वहीं ब्रैकेट में लिखना कोरल्स या मूंगा चट्टाने, प्रवाल भित्ति ऑब्लिक ऐसे लिखना, प्रवाल भित्ति ऑब्लिक मूंगा चट्टाने, इंग्लिश में कोरल्स, मूंगा चट्टाने हैं, कैनियंस होते हैं, समुद्रों के अंदर होते हैं, अभी बताएंगे, सब लिखवाएंगे, टेंशन न लो, सब लिखवाएंगे, धीरे धीरे एक एक चीज बताते जाएंगे, एक एक चीज बताते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। एक साथ सब कुछ जान लेने की इच्छा अच्छी नहीं होती है, कहते नहीं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। थोड़ा टाइम आने दो, अभी लिखवाते जाएंगे, आगे सब कुछ बताते जाएंगे। ऐसे तो इसमें जितने शब्द आए हैं सभी अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, सब बताएंगे, एक एक बताएंगे, लेकिन एक साथ सब नहीं बता सकते और ना आप जान सकते। अगला पॉइंट लिखिए, इसी में ज्वालामुखी पर्वत आदि आते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, नई लाइन से लिखिए, प्लेट विवर्तनकी के कारण, प्लेट विवर्तनकी मतलब प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक हिंदी में प्लेट विवर्तनकी, प्लेट टेक्टोनिक के कारण और ज्वालामुखी, प्लेट टेक्टोनिक के कारण ज्वालामुखी, भूकंप आदि अनेकों आदि अनेकों विविधताएं पाई जाती हैं। यह घटनाएं समुद्र की तली में, मतलब डेप्थ में, यह घटनाएं समुद्र की तली में, समुद्र की तली में अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। अब डालिए, महाद्वीपीय निमग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक एक चीज लिखवाते जाएंगे, सब कुछ बताएंगे। महाद्वीपीय निमग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इसमें लिखिए, यह समुद्र के तट के समीप वाले महासागर में, समुद्र के तट के समीप वाले महासागर में सागर में उथले हुए भाग को कहते हैं। जैसे मान लो ऐसे समुद्र शुरू हो रहा है, ऐसे शुरू हो रहा है, तो यहां से जमीन है, ये देखो इधर ये जमीन है, और जमीन जैसे होगी तो यहां पर तो ये वाटर बॉडी शुरू हो जाएगा,
तो ये वाला क्या होगा, ऐसे ढलान होगी, थोड़ा ढलान होगी 1 डिग्री से 3 डिग्री के बीच। अभी लिखवाएंगे, टेंशन ना लो, सब कुछ लिखवाएंगे। तो क्या लिखा, क्या लिखा कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, उथले हुए भाग को कहते हैं। अगला पॉइंट, इसमें मुख्यतया, इसमें मुख्यतया, अनामिका क्या हुआ, तो क्या ट्रांसलेट करना है इसमें, क्या चीज बताओ ना, हम बता रहे हैं ना उसकी इंग्लिश, कर देंगे बस। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम सुनो खाली, जो समझ में आए लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं, हम तुमको बना देंगे, बता देंगे, दे देंगे, ठीक है। हमने ये बोला कि जैसे ये लैंड पोर्शन है, जमीन है, ये कोस्टल एरिया है, और कोस्टल एरिया के बाद आगे कहीं ना कहीं से तो पानी मिलेगा समुद्र का, जहां समुद्र का पानी टच कर रहा होगा, ये लैंड पोर्शन है और ये वाटर बॉडी है, यहां पर टच कर रहा होगा। लेकिन जब यहां टच करेगा तो पानी होगा ना, यानी जमीन बराबर होती तो पानी वहां नहीं होता, क्योंकि यहाँ जमीन बराबर है, कोस्टल एरिया, यहाँ पानी नहीं है, तो पानी कहाँ होगा, जहां पर जमीन दबी होगी अंदर से, जैसे ऐसे पानी है, और अगर यही तट ऐसे हो जाए तो यहां तक जमीन होगी, इसके बाद पानी होगा, तो ये कुछ ढलान होगी ना, नीचे की ओर गहराई होगी, तभी तो पानी यहाँ भरेगा। अगर ढलान नहीं होगी, बराबर होगा, तो पानी यहाँ क्यों आएगा, यहां से आएगा फिर। तो अगर ये हिस्सा धंसा हुआ होगा ऐसे, तो ये तो पानी होगा, ये तो सतह है, लेकिन सतह में यहां से समुद्र शुरू हो रहा है, तो यहां से ये ढलान होगी, तो ये कुछ तो एंगल होगा, कुछ तो जमीन नहीं होगी यहाँ पे, तभी तो पानी भरेगा यहाँ पे। तो जब जमीन धसी होगी या गहरा होगा, पानी तभी आएगा। वही चीज तो लिखवा रहे हैं, इसी को तो हम बोलेंगे शेल्फ है या तट है, निमग्न तट है, तट है लेकिन निमग्न तट है, यानी कुछ गहरा वाला भाग है, सतह के किनारे वाला, जहां से ओशन स्टार्ट हो रहा है, जिसको आप बीच कहते हो, बीच के बाद वाला। समुद्र का बीच देखा, बीच का मतलब यह नहीं कि बीच में समुद्र के, बीच का मतलब समुद्र का किनारा, कोस्टल एरिया। अब कोस्टल एरिया जहां होगा वहां पर रेत होगी, रेत के बाद समुद्र की लहरें आ रही होंगी, जा रही होंगी रात में, दिन में तो समुद्र शांत होते हैं, रात में लहरें बनती हैं। क्यों, क्योंकि चंद्रमा का आकर्षण लगता है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी से 4.25 लाख किलोमीटर दूर है, जो कि इतनी भी दूर नहीं है, हालांकि सूर्य तो बहुत दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की औसत दूरी पर है। इतनी दूरी पर होने के बावजूद भी सूर्य का आकर्षण बल लगता है समुद्रों के ऊपर, लेकिन चंद्रमा नजदीक है तो चंद्रमा का ज्यादा आकर्षण यानी अट्रैक्शन पावर लगता है, ज्यादा आकर्षित करता है पानी को, और पानी को जब ज्यादा आकर्षित करता है, उसी का परिणाम निकलता है कि समुद्र में लहरें बनती हैं, वेव्स बनती हैं, जिसको हम ज्वार और भाटा कहते हैं। वही तो ज्वार भाटा है, चंद्रमा के आकर्षण की वजह से होता है। सब बता चुके हैं, ज्वार भाटा तो पढ़ा ही चुके हैं। तो ये कब होता है, रात में होता है। क्यों, क्योंकि चंद्रमा की जब चांदनी निकलती है, चंद्रमा निकलता है, तो वही चंद्रमा तब आकर्षित करता है, दिन में तो चंद्रमा होता नहीं है। इसीलिए समुद्र दिन में शांत रहते हैं और रात में समुद्रों में हलचल होती है, लहरें बनती हैं, वेव्स बनती हैं। तो जैसे ही समुद्र का किनारा खत्म हो रहा होगा, वाटर बॉडी शुरू होगी, तो वहां का तल कुछ धसा हुआ होगा, दबा हुआ होगा, उसी को हम कहेंगे शेल्फ है। ये कौन सा शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, उसी को निमग्न तट कहेंगे। अगला पॉइंट लिखिए, इसमें मुख्यतया नदियों के द्वारा, अनामिका समझ में आया, इसमें मुख्यतया नदियों के द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स जमा होते हैं या इकट्ठा होते हैं। सेडिमेंट माने अवसाद या निक्षेप, हिंदी में कहते हैं, हिंदी में अवसाद और इंग्लिश में सेडिमेंट्स। इसी से बना है सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टाने, जो कि आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, इनका ढाल यानी स्लोव 1 डिग्री से 3 डिग्री तक होता है। इनका ढाल, जैसे ये ढलान था, जैसे ऐसे नॉर्मली हम जा रहे थे, पेन चेंज कर लें, जैसे ये लैंड पोर्शन था और लैंड पोर्शन से हम आगे जाएंगे, तो देख लो इधर, इधर देख लो भाई, बाद में बनाना। अब यहां पर ये ढलान होगा, तो कितना ढलान होगा,
ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला वाटर बॉडी है, और यहां से जो एंगल बनेगा, थोड़ा ज्यादा बना दिया हमने, बहुत थोड़ा सा रहेगा, तो ये कुछ ऐसा रहेगा, हल्का सा होगा। कुछ ऐसा होगा, यानी ये वाला जो एंगल होगा यहां से, ये पानी है सब, आगे जाएंगे तो समुद्र, जितना आगे जाएंगे उतना समुद्र गहरे होते चले जाएंगे। यहां पर ये वाला जो स्लो होगा वो 1 डिग्री से लेकर 3 डिग्री तक होगा। कितना? 1 डिग्री से 3 डिग्री। 1 डिग्री भी बहुत होता है, समझ रहे हैं? और 1 से 3 डिग्री तक, मैक्सिमम 3 डिग्री है। 3 डिग्री बहुत ज्यादा हो गया। 3 डिग्री का मतलब पानी बहुत ज्यादा भर जाएगा कम समुद्र में, इसीलिए समुद्र में कमर के बराबर या घुटनों के बराबर, जैसे ही किनारे पर जाएंगे समुद्र में, जितना अंदर बढ़ते जाएंगे उतना गहराई बढ़ेगी, लेकिन किनारे ही आपकी कमर के बराबर तक पानी होगा। घुटने धीरे धीरे, पहले पांव डूबेंगे, फिर घुटने डूबेंगे, फिर कमर डूबेगी, फिर और ज्यादा आगे जाओ तो आपका गला भी डूब सकता है, आप भी डूब सकते हो। इसीलिए ज्यादा अंदर जाने की मनाही होती है कि नहीं होती? मनाही नहीं होती? अच्छा, होती है, मना होता है, अंदर ज्यादा नहीं जा सकते आप। और अगर कोई डूबे तो उसके लिए गवर्नमेंट व्यवस्था करती है, उस बीच पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको बचा सकते हैं, गार्ड्स होते हैं, वो रखवाली करते हैं कि अगर कोई डूबे तो वो तैराक बहुत अच्छे होते हैं, वो डाइवर्स भी होते हैं, पानी में गोताखोरी कर लेते हैं, तो अगर आप डूबोगे तो आपको बचा सकते हैं। भगवान करे ऐसी नौबत ना आए किसी के साथ, कभी भी अकेले ना डूबे, लेके डूबे, ये मतलब नहीं है। कभी भी आप नहीं ज्यादा जानते हैं तैरना तो आप ज्यादा अंदर गहराई में मत जाएं, और जाएं तो घर वालों के साथ जाएं या ऐसे के साथ जाएं जो तैर लेता हो, कभी भी अकेले मत जाएं। अब आपको तैरना आता नहीं, आप तालाब में तैरना सीख रहे हो, और अगर अकेले हो तो मान लो कहीं ज्यादा गहराई हुई तो आप डूब जाओगे। तो तब तैरो जब कई लोग हों, और उनमें से कुछ लोग तैरना भी जानते हो, डुबकी भी लगाना जानते हो, नहीं तो आप तो कैसे निकल पाओगे, सांस ही नहीं आएगी, आदमी मर जाते हैं, ऐसे बहुत सारे डूब जाते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कोई हो साथ में, अकेले नहीं। तैरना कभी अकेले नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि रिस्क कभी भी हो सकता है। इसीलिए हमेशा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमेशा सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, क्या लिखा? इसका ढलान 1 डिग्री से 3 डिग्री के मध्य तक होता है, जबकि गहराई 100 फैदम होती है। इसकी गहराई 100 फैदम, 100 फैदम। फैदम क्या होता है? लिख लो, ये गहराई का मात्रक है। 1 फैदम बराबर 6 फीट। एक फैदम के बराबर 6 फीट होता है, यानी 6 फीट बराबर 1 फैदम कह सकते हैं हम। अब 6 फीट गहरा होगा तो 1 फैदम होगा, और यहां पर कितनी गहराई है? 100 फैदम, यानी 600 फीट। 600 फीट, समझ रहे हैं कितना गहरा होगा? क्योंकि समुद्रों में पानी अथाह पानी है। जितने भी हमारी वाटर बॉडी है, जितने भी समुद्र हैं, सभी समुद्रों का पानी आपस में मिला हुआ है। जैसे वो चाहे अटलांटिक महासागर हो, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर हो, चाहे भारत के दक्षिण में हिंद महासागर हो, इंडियन ओशन हो, चाहे जो भी ओशन हो, चाहे सागर हो, चाहे महासागर हो, चाहे कोई खाड़ी हो, ये सब आपस में मिले। जैसे बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर से मिली है, और ये सब आपस में वाटर बॉडी देख लो, वर्ल्ड मैप देखना तो उसमें देखना सब कुछ पानी कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट हो रहा है। जब पानी गर्म होता है, जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में होता है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच, यहीं सूर्य रहता है, इसीलिए पानी ज्यादा गर्म होता है। और जब हमारी पृथ्वी चूंकि एंटी क्लॉकवाइज हमेशा रोटेट करती है, इसीलिए वाटर बॉडी इस चीज को अपोज करता है, विरोध करता है, इसीलिए ईस्ट टू वेस्ट चलता है। पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, इसीलिए वाटर बॉडी क्लॉकवाइज चलती है।
हमारी पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज मतलब पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसीलिए पानी चूंकि इसका विरोध करता है, अपोज करता है, इसीलिए क्लॉकवाइज यानी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, यानी बहता है। पृथ्वी ऐसे घूम रही है, पानी ऐसे चल रहा है, यानी हमेशा पूरब से पश्चिम की ओर पानी, हमेशा एरो वैसे ही बनते हैं, ऐसे ये पूरब मानते हैं तो हमेशा पानी ऐसे बहेगा, कहीं भी बहे। और जब ये बहेगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में जो भी वाटर बॉडी होगी वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, क्योंकि सूर्य वहीं है, हमेशा वहीं रहेगा पूरे साल भर, इसीलिए वो पानी गर्म होगा, और जहां जहां जाएगा वहां पर गर्म ही रहेगा। अब ज्यादा ऊपर जाएगा, पोल के पास जाएगा तो धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा, क्योंकि ऊपर ठंडक है, ठंडे वाले पानी से मिक्स होगा तो ठंडा होगा। और जब ये गर्म होता है तो हल्का होता है, हल्का होता है तो ऊपर उठता है, जैसे हवा होती है। जैसे इस कमरे में अगर 100 लोग बैठे होते, सपोज करो इतने लोग ना होते और होते थोड़े, तो 100 लोग हो जाते, और 100 लोग होते तो क्या होता, कमरे में रेस्पिरेशन करते, श्वसन करते, और श्वसन करते तो CO2 की मात्रा बढ़ती, और CO2 की मात्रा बढ़ती तो ये 4-4 एसी चल रहे हैं, ये भी क्या होते, इनकी हवा पर्याप्त नहीं होती उतने लोगों के लिए, तो हवा इस कमरे में धीरे धीरे गर्म होने लगती, धीरे धीरे गर्मी का एहसास होता, सफोकेशन होती। जब सफोकेशन होगी, गर्मी होगी, क्योंकि हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, और सांस में ऑक्सीजन ले रहे हैं, बदले में CO2 रिलीज कर रहे हैं, तो CO2 बढ़ती कमरे में, इस पूरे हॉल में बढ़ती, और जब CO2 बढ़ती तो क्या होता, कमरा धीरे धीरे गर्म होने लगता, और जब कमरा गर्म होता यानी ज्यादातर हवा जो AC से ठंडी हवा निकली वो भी गर्म हो जाती, और जब हवा गर्म होती तो गर्म हवा हल्की होती है, इसीलिए हवा ऊपर हल्की वाली उठ जाती है, और इसीलिए रोशनदान जो बनाए जाते हैं वो ऊपर बनाए जाते हैं, क्योंकि जैसे ही गर्म हवा ऊपर उठेगी, हल्की होगी तो ऊपर उठेगी, और जब हवा भारी होती है, ठंडी होती है तो भारी होती है तो नीचे रहती है, हल्की होती तो ऊपर उठ जाती छत के पास, और जब छत के पास रोशनदान लगा है हवा निकल जाएगी, अगर हमने एग्जॉस्ट ऑन कर दिया तो और तेज हवा को खींच देगा, वो बाहर कर देगा, और जैसे ही गर्म हवा बाहर जाएगी कहीं ना कहीं से ठंडी हवा तुरंत फुलफिल कर लेगी, जैसे वाटर बॉडी होती है, अगर हम एक बाल्टी में से 1 गिलास पानी निकाल लें तो जहां पानी निकाला है वहां गड्ढा हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमने 1 गिलास पानी निकाला, लेकिन ऐसा होता है, जैसे ही हम पानी निकालेंगे चारों ओर का पानी चारों ओर से नीचे से तुरंत उस जगह को फुलफिल कर देगा, भर जाएगी जगह, यानी पानी समतल हो जाएगा, समतल ही दिखेगा, उसका जो पृष्ठ तनाव है वो हमेशा वैसे ही रहेगा, यानी समतल ही रहेगा, एक बूंद भी पानी की होगी वो भी ऊपर से बराबर ही होगी, क्यों, क्योंकि जैसा बर्तन का आकार होगा वैसा वो अपना आकार ले लेगा। अगर सोचो इसी में पानी भर दें तो यहां पर पानी ऐसा होगा, यहां पर और कम होगा, यहां पर और कम होगा, ये तो बर्तन के आकार के ऊपर डिपेंड करता है पानी कैसा दिखेगा। टेस्ट ट्यूब में ले लो तो देखो वैसा दिखेगा, अभी बॉटल में ले लो तो बॉटल में अलग दिखेगा शेप, जैसी शेप होगा बर्तन का, पात्र का, वैसे ही वाटर बॉडी दिखेगी, वो वाटर दिखेगा, उसी शेप में हो जाएगा। तो यहां पर जो समुद्र है वो आगे चलकर गहरे होते जाएंगे, तो हम बता रहे थे कि जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाला है, अब वो पानी गर्म होगा, जहां जहां जाएगा वो गर्म ही रहेगा, इसी से बनी है हॉट वाटर करंट्स, गर्म जल धाराएं। अब वो पानी जब ठंडे पानी में मिक्स होगा तो ठंडा होगा, और जब ठंडा होगा तो भारी होगा, भारी होगा तो समुद्र की तलहटी में बैठ जाएगा, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास पानी ठंडा होगा, और ठंडा होगा तो तलहटी की ओर चला जाएगा, नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, और जब नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा तो पानी अंदर अंदर यहां से ऊपर ऊपर जा रहा है, गर्म वाला पानी बहते हुए गर्म जलधारा के रूप में, जैसे ही पोल पर जाएगा, पोल पर ठंडा होगा, ठंडा होगा तो भारी होगा, भारी होगा तो तलहटी में बैठ जाएगा, और जब बैठ जाएगा तो धीरे धीरे अंदर अंदर वो इक्वेटर रीजन में फिर से आएगा, और जब यहां आएगा तो चूंकि सूर्य का तापमान बढ़ ही रहा है, ये फिर गर्म होगा तो हल्का होगा, हल्का होगा तो ऊपर आएगा फिर बहेगा, यही क्रम चलता रहता है, यानी पानी गर्म जलधारा के रूप में ऊपर जाता है, जब पोल पे जाता है तो भारी हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, नीचे नीचे आकर इक्वेटर पे फिर मिलता है, फिर ऊपर उठता है, फिर बहता है, यही क्रम चलता रहता है अनवरत हमेशा, क्योंकि पृथ्वी हमेशा घूमती रहती है। यह बात समझ में आई? तो यहां पर जैसे ही समुद्र का बीच खत्म होगा, किनारा खत्म होगा, कोस्टल एरिया खत्म होगा, समुद्र में 1 डिग्री से 3 डिग्री के बीच में स्लोप होगा, ढलान होगी, और जब ढलान होगी
तो यानी वाटर बॉडी ये सब पानी ही पानी होगा। ये वाला यहां पर ये सब वाटर बॉडी है, ये सब पानी है, ये सब पानी भरा हुआ है। और ये पानी बहुत ज्यादा, आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही गहराई बढ़ती चली जाएगी। तो ये पानी की जो गहराई होती है वो होती है लगभग 100 फैदम, और 1 फैदम इज इक्वल टू 6 फीट। यानी 100 फैदम का मतलब 600 फीट। 600 फीट की गहराई समुद्र के किनारे होती है, किनारे पर, खाली 600 फीट किनारे पर समुद्र का पानी का गहरान होता है। और अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो ये गहराई बढ़ती जाएगी, क्योंकि समुद्र है, समुद्र है वहां पर। ऐसा नहीं है कि थोड़ा आगे जाएंगे तो बीच में आराम से टहलेंगे, पानी के ऊपर तो चल नहीं सकते हम, मछली तो है नहीं जो पानी के अंदर भी चले जाएंगे। उसके लिए फिर हमको बाकायदा सूट पहनना पड़ेगा डाइविंग करने के लिए, या तो बोट फिर हो, स्टीमर हो। अगला पॉइंट लिखिए, इनकी औसत चौड़ाई, इनकी औसत चौड़ाई 70 किलोमीटर होती है, 70 किलोमीटर। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में इसकी चौड़ाई भी अलग अलग ही होती है। जैसे एग्जांपल लिखिए, जैसे भारत के पूर्वी ढलान पर, ईस्टर्न, ईस्टर्न ढाल या ईस्टर्न घाट आप कह सकते हो, भारत के पूर्वी तट पर इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है, इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जबकि पश्चिमी घाट पर इसकी मात्र 1/3 ही चौड़ाई है, जबकि पश्चिमी घाट पर मात्र इसकी 1/3 ही है। 50 किलोमीटर की 1/3, 50 किलोमीटर बटे 1/3 मतलब 3 गुना कम है। अगला पॉइंट लिखिए, सामान्यतः विश्व का 1/4 भाग, विश्व का 1/4, 1/4 मतलब 1/4, 25%, 1/4 भाग पेट्रोलियम, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस, नेचुरल गैस यहीं से प्राप्त होती है, किनारे से। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, यहीं से प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। और यहीं पर बालू और बजड़ी के भी भंडार पाए जाते हैं, बजड़ी, बजड़ी जानते हो, जो मकान बनाने में या रोड बनाने में इस्तेमाल की जाती है, छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं, बजड़ी जिसको बोलते हो, उसका सही शब्द है बजरी, गिट्टी छोटी वाली, वही छोटी वाली गिट्टी। एक होता है रेलवे लाइन पे पत्थर बड़े बड़े, अगर उसी पत्थर को और तोड़ दिया जाए कम से कम 10 भागों में तो छोटी छोटी पत्थर हो जाएंगे, उसी को बोलते हैं बजरी। उसी से बनती है आरसीसी की स्लेब, आरसीसी बनाई जाती है, जैसे पिलर बनाए जाते हैं आरसीसी के, ब्रिज बनाए जाते हैं, मकानों में छत पड़ती है, तो आरसीसी तो होती है। उसी में सीमेंट मिलाते हैं और मोरंग मिलाते हैं, बालू नहीं डालते। सीमेंट डालेंगे, मोरंग डालेंगे और वो पत्थर होंगे। सीमेंट मोरंग, बालू नहीं डालते, पानी मिक्स कर देंगे, बालू नहीं डालते। बाकी बालू दीवार की जब चुनाई होती है तो बालू लगाते हैं, बालू डालते हैं। लेकिन जब छत पड़ती है या बिम डाली जाती है, ये वाली बिम, बिम या छत या पोल, जब पोल बनाए जाते हैं, पिलर, तब उसमें इस्तेमाल नहीं होता, ज्यादातर मजबूत बनाते हैं। अगर दीवार भी हम वैसे ही बना दें तो खर्चा बहुत आ जाएगा, कॉस्ट बहुत आएगा, मकान बहुत महंगा बनेगा, बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा, क्योंकि वो फिर बनेगा भी बहुत अच्छा। इतना महंगा इस्तेमाल हम लोग नहीं करते,
जैसे बनाने को क्या, जैसे छत में जाल डालते हैं वैसे दीवारों में भी तो जाल डाल सकते हैं। लोहे की सरिया, उसका पहले फाउंडेशन बनाए, उसके बाद साइड में तख्ते लगाकर उसी में सीमेंट भर दे। मसाला पूरा जो बनाया है हमने बजड़ी का, और उसमें दीवार की फिर जरूरत ही नहीं है, ईंटे की जरूरत नहीं है, उसमें सब बजड़ी भर देंगे तो वो भी तब भी तो बन जाएगी दीवार। उसके बाद सूख जाएगी तो हम हटा लेंगे, लेकिन वो बहुत महंगा हो जाएगा। जैसे छत, एक छत बनाने में कितना पैसा लगता है, 2-2.5 लाख रुपए लग जाते हैं इतनी बड़ी छत बनाने में, ज्यादा ही लगेगा। और सिर्फ छत, क्योंकि उसमें लोहे की पूरी फ्रेमिंग होती है, लोहे की सरिया आपस में बांधी जाती है ताकि ऐसा ना हो कि निकल जाए या छत गिर जाए। हर एक सरिया दूसरे सरिया से मजबूती से लॉक होती है, ऐसे सारी सरिया एक साथ लॉक होती हैं। फिर अलग अलग सिस्टम होता है, जैसे यहाँ पर बीम होगी, यहाँ पूरी सरिया का पहले जाल बनाया गया होगा, उसके बाद फ्रेमिंग पहले की जाएगी, फ्रेमिंग की जाएगी लकड़ी की साइड में ताकि मसाला जो डाला जाए वो बह ना जाए। उसके बाद उसमें वो फ्रेम सेट किया जाएगा, पहले सेट अलग उसकी नाप लेते हैं, गहराई लंबाई चौड़ाई, उसी हिसाब से सरिया का एक फ्रेम बनाते हैं, उसी को फ्रेम को इसी के अंदर डाल देंगे, फिर और सरिया इसके ऊपर बिछाएंगे, उनको बांधते जाएंगे। छत बनते हुए देखा कभी? वैसे ही बनाते हैं। अब सोचो वैसे ही दीवार कर दें, ईंटे के बजाय वही फ्रेमिंग कर दें, जैसे ऊपर छत डाली है, आरसीसी भरी है, ऐसे ही ऊपर से भरते जाएं हम, बीच बीच में पानी डालते हैं ताकि सेट होता चला जाए, गिट्टी फंसी हो तो वो मसाला नीचे चला जाए, और उसी के ऊपर एक साथ पूरा भर देंगे थोड़े थोड़े टुकड़ों में, जैसे इतना इतना पहले भरा, पूरा भर गया, फिर इतना और भरा, फिर ऐसे धीरे धीरे दीवार बढ़ती चली जाएगी। एक साथ बनाएंगे तो बीच में कहीं पोल रह जाएगा तो दीवार टूट सकती, कमजोर हो सकती है, इसीलिए थोड़े थोड़े पार्ट में लेके चलेंगे ताकि पूरी दीवार बनती चली जाए शिफ्टों में। दीवार बहुत अच्छी बनेगी, मजबूत बनेगी, पैसे बहुत लग जाएंगे, इतना महंगा जरूरत नहीं है। जैसे बंकर जो बनाए जाते हैं उनकी टेक्नोलॉजी अलग होती है, क्योंकि वो इसलिए बनाए जा रहे हैं कि मिसाइल का भी हमला हो तो वो टूटे ना, अंदर जो व्यक्ति है वो मरे ना। और बंकरों में सबसे पहले किसको सुरक्षित किया जाता है? जो देश के महत्वपूर्ण, अति विशिष्ट लोग हैं, जैसे राष्ट्रपति साहब, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, जैसे प्रधानमंत्री महोदय, जैसे वित्त मंत्री, जैसे गृह मंत्री, जैसे रक्षा मंत्री, ये सब लोग सबसे पहले सुरक्षित किए जाएंगे। अगर सोचो देश पे संकट आए, किसी भी देश पे, वो देश चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबसे पहले इन्हीं लोगों को सुरक्षित किया जाएगा। इनको सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी यही होते हैं, क्योंकि अगर यही इन्हीं के ऊपर कोई दिक्कत आएगी तो देश को चलाएगा कौन? यही तो बेसिक नीड है हमारी। भाई देश चलाने के लिए कुछ लीडर चाहिए, और अगर वही लीडर खतरे में आ जाएंगे तो देश कौन चलाएगा? फिर दूसरा कब्जा कर लेगा फिर तो। इसलिए सबसे पहले इनकी आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद आते हैं मुख्यमंत्री और गवर्नर, राज्यपाल, फिर बाद में आते हैं डीएम तो बहुत बाद में आते हैं। भाई उस तंत्र में देखो आप, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, ये सब प्रधानमंत्री, ये सब आते हैं, वो सब सेंट्रल वाले लोग हैं, केंद्र वाले, वो पहले आते हैं, उसके बाद राज्य वाले आते हैं। इतनी ही अगर बचा लें तो सोचो कितनी लॉबी हो जाएगी उनके पास, कितने लोग हो जाएंगे, और फिर इनके परिवार वो भी तो होंगे। तो स्थितियां बहुत खराब हो जाती हैं। इसीलिए भगवान न करे वैसी किसी के साथ स्थिति हो जो झेले वो। इसीलिए प्यार से इंसान को रहना चाहिए, झगड़ा करके इंसान को रहना नहीं चाहिए, क्योंकि झगड़े में आपस में जब वैमनस्य की भावना होती है, बैर होता है, तो वहां पर नुकसान ज्यादा होता है। जैसे अभी पाकिस्तान है हमारा पड़ोसी, और हमारी और उसके साथ आपस में नहीं निपटती, तो इंटरव्यू बोर्ड में सवाल पूछा जाता है कि क्या करना चाहिए, क्या बम गिरा दिया जाए, मिसाइल फेंक दी जाए? तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं। कुछ लोग कहते हैं उग्र स्वभाव वाले होते, कहते हैं हाँ बिल्कुल, बटन लाओ हम ही लॉन्च कर दें यहां से। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होगा? नुकसान होगा, दोनों का नुकसान होगा, और उसके पास कुछ है नहीं खोने को, हमारे पास बहुत कुछ है खोने को, तो उसका नुकसान तो होगा ही, साथ में हमारा उससे डबल ट्रिपल नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए ओवरऑल तो नुकसान हमारा है। इसलिए ये सब नहीं करना, बातचीत से हल करना है, क्योंकि आपके पहले भी बहुत सारे आईएएस गए होंगे वहां, वो भी चाहते तो बटन दबा ही देते, लेकिन ऐसा नहीं किया। हर मसले को, हर एक ऐसी जो डिप्लोमेटिक होते हैं, जो डेमोक्रेसी वाली बातें होती हैं, जो झगड़ेलू वाली बातें होती हैं, उनको हमेशा बातचीत करके सुलझाया जाना चाहिए। जैसे आपका पड़ोसी से कुछ बिगड़ गया, बातचीत ज्यादा हो गई, बातचीत खराब हो गई, झगड़ा हो गया, तो ये नहीं कि डंडा लेके लाठी लेके शुरू हो गए, चप्पल निकाल के पीट दिया। उससे बातचीत करके मसला को हल कर लो, बातचीत करो।
कि भैया कोई बात नहीं, गलती हो गई हमारी, चलो गलती है, बस माफ कर दो, हो गया। या अपनी गलती मान लो या उसकी उसकी गलती उसको बता दो तो वो मान ले, कोई एक को तो मानना पड़ेगा गलती। और जब दोनों ही गलती नहीं मान रहे हैं तो झगड़ा तो होगा ही होगा। जैसे घर में दो भाई हैं या दो बहनें हैं, आपस में चॉकलेट के लेकर झगड़ा हो गया, अब एक को गम खानी पड़ेगी, दूसरे को चॉकलेट खानी पड़ेगी। या जो चॉकलेट जिसके पास है वो दे दे भाई, ये उसकी दरिया दिली है, झगड़ा खत्म। उसी चॉकलेट को लेकर झगड़ा हो रहा था। या कोई तीसरा ही ले ले तो मन में सुकून हो जाएगा, चलो ना हम खाए ना ये खाए। ये लेकिन स्थिति अच्छी नहीं है, ये है कि उसी में से आधी तुम भी खाओ हम भी खा रहे हैं, ये स्थिति ज्यादा अच्छी है। तो हमेशा झगड़े को टालना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। और झगड़े में हमेशा नुकसान होता है और उसका फायदा तीसरा उठाता है। जैसे दो बिल्लियों के झगड़े में हमेशा बंदर फायदा उठाता है, वो वाली कहानी से, रोटी वाली बंदर बिल्ली वाली, बस वैसा ही होता है, हर जगह यही नियम है। आप झगड़ा करोगे आपका पड़ोसी फायदा उठा लेगा हमेशा, वो तो मौके की ताक में, तक कुछ तो हो, ये तो बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, झगड़े नहीं होता, और एक बार मौका मिलेगा तो पूरा वसूलेगा वो। और तुमको अलग बताएगा कि तुम्हारी बहन तुमको गाली दे रही थी, वो पड़ोसी तुमको गाली दे रहे थे, ताकि झगड़ा और हो, वो मजा ले, उसको तो यही चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज ऐसे करेंगे, ऐसे लोग होते हैं मोहल्ले में, समाज में ऐसे होते हैं। इसीलिए बुद्धि से, अपनी बुद्धि से चलो, बुद्धि का इस्तेमाल करो, किसी की बातों में मत आओ। अगर आपने सुना कि इन्होंने आपको कुछ कहा तो आपका फर्ज है कि इनसे झगड़ा करो, ये फर्ज है। पहले आप इनसे कंफर्म करो कि क्या तुमने ऐसा कहा। अगर ये बोलेंगी तो कहेंगे हाँ मैंने कहा, तो झगड़ा बात की बात है। लेकिन पहले कंफर्म तो करो, क्या पता इनको पता ही ना हो कि ये बात तुमको पता है और ये बात इन्होंने कभी कही ही ना हो, तो कोई आपस में तीसरा लड़ाना चाह रहा हो, तो ऐसी बातों में कभी नहीं आना। लोग भड़काने वाले बहुत हैं यहाँ पे, मिलाप करने वाले कम हैं, भरत के जैसे मंदोदरी सब हैं। इसलिए मंदोदरी वालों से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। समझ रहे हैं क्या लिखा, क्या लिखा भाई? बालू और बजरी के भंडार पाए जाते हैं। यह महासागरीय भाग के कुल क्षेत्रफल का, यह महासागरीय भाग के, ओशन के कुल क्षेत्रफल का 8.6%, 8.6%, 8.6% भाग पर पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप महाद्वीपीय ढाल। अब सोचो इसी के आगे ये 3 डिग्री तक है, अब 1 से 3 है, अगला जो स्लोप होता है वो 2 डिग्री से 6 डिग्री के बीच होता है, ऐसे और ढलान होगा ये। ऐसे, ठीक है, तो इसमें लिखिए, लिखें। अब ये जो ढलान होगा यहां पे 2 डिग्री से 5 डिग्री या 6 डिग्री, 5 डिग्री तक लिखो। इसमें लिखो महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय ढाल महाद्वीपों की वाटर बॉडी की जलीय सीमा की अंतिम सीमा है। अंतिम सीमा है, ये लिखवा रहे हैं। महाद्वीपीय ढाल ये हो चुका है, अब ये लिखवा रहे हैं, ये वाला 1 से 3 डिग्री के बीच में ढलान होता है, और महाद्वीपीय ढाल यानी कॉन्टिनेंटल स्लोप 2 डिग्री से 5 डिग्री के मध्य होता है। इसमें लिखिए, इसका ढाल औसतन, या इसका औसतन ढाल, इसका औसतन ढाल 2 डिग्री से 5 डिग्री के मध्य तक होता है, 2 से 5 डिग्री। जो महाद्वीपीय
निमग्न तट यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ को, अब ये दोनों के बीच में, देखो इधर ये बीच में है, किसके बीच में, इसके और इसके, यानी इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेगा। इसके बाद क्या पड़ेगा, महाद्वीपीय नितल मैदान पड़ेगा, प्लेन पढ़ेंगे, दोनों के बीच में ये दोनों को कनेक्ट करेगा। तो इसमें लिखिए यह कॉन्टिनेंटल शेल्फ को महाद्वीपीय मैदान से जोड़ता है, कॉन्टिनेंटल प्लेन से जोड़ता है। इसकी औसत गहराई, प्रतीक्षा क्या छूट गया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ को लिखा हुआ है, दोनों को जोड़ रहा है। देखो इधर फिर से, ये बीच में है, इन दोनों को जोड़ा, ये वाला जो हमने येलो से बनाया है ये वाला है, अब ये बीच में होगा, इसके बाद क्या पड़ेगा, मैदान, इसके बाद मैदान पड़ेगा, इधर मैदान है, इधर क्या है, ये वाला शेल्फ, तो दोनों को आपस में कनेक्ट नहीं करेगा, बीच में है, कनेक्टिंग बॉडी है। जैसे तुम बीच में कनेक्टिंग बॉडी बैठी हो पल्लवी और अनामिका के बीच, तो अगर तुम ढलान हो, कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो, एक कॉन्टिनेंटल स्लोप हो, तो एक तरफ शेल्फ होगी, एक तरफ प्लेन होगा, बस वैसे ही लेफ्ट राइट। क्या लिखा, महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई 200 से 2000 मीटर तक होती है। दो सौ से 2000 मीटर तक होती है, लेकिन कहीं कहीं पर इसकी गहराई 3600 मीटर से भी ज्यादा पाई जाती है, 3600। यह पूरे समुद्र का, पूरे महासागर का 8.5% भाग है। यह पूरे महासागर का 8 दशमलव, पूरे महासागर जितना भी ओशन है सबका टोटल 8.5% या 5%, 8.5% भाग पर मौजूद है। इस पर महासागरीय जमावड़ों का अभाव होता है। जमावड़ा मतलब निक्षेप, सेडिमेंट्स, निक्षेप। इस पर महासागरीय निक्षेपों का, निक्षेप ही लिखो, निक्षेपों का अभाव होता है। निक्षेप जो जमा हो जाए, जैसे एक जगह गिरते जाएं, जम जाएं, कोई भी वस्तु हो सकती है। अगला पॉइंट लिखिए, महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल उत्थान मतलब ऐसे भाग जो ऊपर उठे हुए हैं, उठे हुए भाग, समुद्र के उठे हुए भाग, उठे हुए भागों के बाद महासागरीय मैदान, महासागरीय मैदान जैसे महासागरीय गहरे ढलान को या गहरे तल को, जैसे महासागर में गहरे तल को विशाल मैदान या नितल मैदान कहते हैं। प्लेन होते हैं बहुत ज्यादा, ये मैदानी भाग, समुद्र में मैदानी भाग, जैसे प्लेन जमीन के ऊपर होते हैं, ऐसे ही इसके बाद यहां पर जो मैदानी भाग पाया जाएगा उसकी हम बात कर रहे हैं। यहां पर ये ऐसे प्लेन होगा ना, ये मैदानी भाग, उसकी बात कर। तो ऐसे देखो समुद्र में, अब देखो इसके ऊपर भी तो ये सब पानी होगा, या पानी देखो अभी यहां इतना था, अभी यहां इतना हुआ, अब बढ़ता ही जा रहा है वाटर बॉडी, और होगा इतना ही 600 फीट था, अब ये यहां तक 2000 फीट, 2000 मीटर है, अब फीट नहीं मीटर की बात कर रहे हैं, और बहुत गहरा हो गया, अभी और गहरा होगा।
बढ़ता जाएगा, समुद्र की गहराई बढ़ती चली जाएगी। अब यहाँ पर आदमी तो आदमी, पूरे पूरे शिप डूब जाए, बड़े बड़े जहाज भी डूब जाएंगे क्योंकि इतना पानी है। होते ही जहाज कितने बड़े हैं, समुद्र के लिए जहाज कुछ है थोड़ी ना। जैसे हम लोग जब छोटे थे, बच्चे थे, तो आप याद करो जब बारिश होती थी तो नाली में, छत के ऊपर पानी जब भरता था उसी में कागज की नाव तैराते थे। बस वही कागज की नाव है ये समुद्रों के लिए। ये बड़े बड़े जो शिप लोहे के बने होते हैं, ये सब कागज की नाव समझ लो इनको। समुद्र के लिए कुछ है नहीं, इनकी वैल्यू कुछ है नहीं, औकात नहीं है। टेक्नोलॉजी है जिसकी दम पे हम चल रहे हैं, लेकिन अगर समुद्र में उथल पुथल हो जाए, सुनामी जैसी स्थितियां बन जाएं, लहरें बन जाएं, ये जहाज वाज कुछ है नहीं। कहीं भंवर वगैरह बन जाए और फंस जाए कोई जहाज भंवर में, तो फिर उसकी नैया डूब गई। कहते हैं नैया डूब गई, नैया डूब गई, लुटिया डूब गई, सब डूब जाएगा, क्योंकि वो सीधे भंवर नीचे तक जाता है। भंवर जानते हो भंवर कैसे होता है? जैसे चक्रवात होते हैं, चक्रवात वैसे ही भंवर होते हैं। बस चक्रवातों में क्या होता है, ऐसे होते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं। भंवर में क्या होता है, भंवर में पानी एक जगह ऐसे इकट्ठा होता है, धीरे धीरे, ऐसे मान लो पानी एक जगह घूम रहा है, ऐसे पानी घूम रहा है, लेकिन जितना ही नीचे जाएंगे तो ऐसे ही ये धीरे धीरे ढलान के रूप में समुद्र की तलहटी में पानी पहुंच जाता है। ऊपर ज्यादा होता है, नीचे कम होता है। और अगर इसके दाएं बाएं कोई भी नाव या जहाज कुछ भी आया तो सीधे खींच लेगा, वो सीधे तलहटी में ले जाके छोड़ेगा। वो फंस गए तो निकल नहीं पाएगा, कोई भी नहीं निकल पाएगा। वो चाहे कोई आदमी हो, कोई चाहे जानवर होगा, चाहे कोई शिप हो छोटी, चाहे कोई बड़ी, अगर इस भंवर में फंस गया, भंवर मतलब जहां पानी घूमता है, जैसे आपने कभी देखा हो जब छत पे पानी भर जाए, अचानक से जहां से पानी पाइप में निकल रहा हो और पाइप में कुछ फंस जाए, चाहे पॉलिथीन फंस जाए, जो कागज फंस जाए, या और कूड़ा करकट आकर रुक जाए, और खूब बारिश हो रही हो, खूब कस के मूसलाधार बारिश की स्थिति वाली हो, उतनी ना हो लेकिन पानी बहुत तेज हो, इतना हो कि आपका छाता भी काम ना आ रहा हो, खूब भीग रहे हो, आप छाता लगाने के बाद भी भीग रहे हो, और अगर आप छत पे जाएं और वो जो फंसा हुआ है पॉलिथीन या जो भी है उस पाइप में फंसा है वो निकाल दो, फिर देखो जो पानी एक साथ घुसने की कोशिश करता है उस पाइप में, तो वो घूमने लगता है। कभी देखा? घूम घूम, सोचो छत का पानी घूम कर अंदर जा रहा है, कितनी फोर्स होगी है? अरे वो तो आएगी ही आएगी। सोचो वो छत में पानी भरा है, वो छत ही कितनी बड़ी होती है। और उसके बाद अगर आपका 3000 4000 स्क्वायर फीट में भी मकान बना, इतनी बड़ी भी छत है, तब भी वो पानी बहुत ज्यादा, समुद्र की अपेक्षा पानी वो कुछ नहीं है, लेकिन तब भी वो पानी इतना प्रयास कर रहा है कि बहुत तेज जाए नीचे, एक साथ सारा पानी चला जाए। कोशिश यही होती, लेकिन सब जा नहीं पाता, क्योंकि पाइप तो जितना है उतना ही पानी जाएगा। तो जब जाता है तो घूम घूम कर पानी, देखो ऐसे घूमता रहता है, उसके बाद पानी नीचे की ओर जाएगा, ऐसा लग रहा है नीचे से खींच रहा है कोई। अब सोचो वो पानी है, वो बिल्कुल ऐसे ही इसी तर्ज पे काम करता है, भंवर जैसे वो घूमना रखता है चारों तरफ। अगर दूर तक कुछ कूड़ा करकट होगा, वो भी उसी के अंदर जाने की कोशिश करेगा, फिर से उसको पैर से हटा दिया या झाड़ू से हटा दिया तो क्या होगा, वो सारा का सारा पानी अंदर चला जाएगा। कूड़ा तो हटा दिया आपने, तो पानी बहुत तेज जाएगा, धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा छत का पानी सारा का सारा पाइप में चला जाएगा और बाहर बह जाएगा, यानी छत खाली हो गई। अब जो बारिश होगी पानी तो बह ही रहा है। ऐसे ही ये भंवर होते हैं, अगर भंवर में कुछ फंस जाता है तो वो सीधे सीधे पानी बहुत दूर तक घूमता रहता है। ऐसे बीच में एक जगह ऐसे होगी जहां पर आपको लगेगा कि पानी अंदर जा रहा है, जैसे गुड़हल का फूल होता है, ऐसे ही जहां तक फूल होता है वहां तक मान लो भंवर का पानी है, और उसके बाद गुड़हल का फूल एक जगह अंदर की ओर धसा हुआ होता है जहां पुंकेसर वगैरह होते हैं, उसके बाद तो वहीं समझ लो पानी जा रहा है। जैसे पहले भोंपू चलते थे, बड़े वाले साउंड वाले, आज तो वो वाले साउंड चलते हैं, पहले वो भोंपू वाले चलते थे। रामायण वगैरह, महाभारत रामायण होती थी, या जब गांव में देखा होगा जब भागवत होती थी, रामायण होती थी, तो वो लगाते थे लाउड स्पीकर, जैसे लाउड स्पीकर होते सब वैसे ही उसको उल्टा रख दो समझो पानी में, बस वो भंवर है, वो ऊपर चौड़ा नीचे पतला। बहुत बढ़िया उदाहरण बताया, सेम वैसे ही। क्या लिखा? हम्म, तल पर, नहीं इसके पहले की लाइन बताओ, कुछ छूट गया क्या? हम्म, जैसे
गहरे नितल मैदान, प्लेन नितल मैदान कहे जाते हैं या कहा जाता है। इसकी गहराई, मैदानों की गहराई 3000 से 6000 मीटर तक होती है। अब यहां पर ये जो गहराई होगी सतह से, ये 3000 मीटर से 6000 मीटर, 3000 से 6000 मीटर तक की गहराई होती है। जबकि नहीं, ये महासागरीय भाग के लगभग 40% भाग में विस्तृत होते हैं। ये महासागरीय भाग के यानी ओशन के टोटल 40% भाग पर मौजूद होते हैं। ये मैदान, महाद्वीपीय नितल मैदान महासागरों के 40% भाग पर मौजूद होते हैं या पाए जाते हैं। यह मैदान अटलांटिक महासागर में कम है, जबकि प्रशांत महासागर में ज्यादा हैं, अधिक पाए जाते हैं। यह मैदान अटलांटिक महासागर में कम, जबकि प्रशांत महासागर में अधिक पाए जाते हैं। यह मैदान यह मैदान लगभग समतल होते हैं, प्लेन होते हैं। इन पर समुद्री जीवों के अस्थिपंजर पाए जाते हैं। अस्थिपंजर माने, अस्थि माने क्या होती? अस्थि माने है? अस्थि माने कहते हैं अस्थियां विसर्जित करने जा रहे हैं। हाँ, हड्डियां, ढांचा, कंकाल तंत्र, कंकाल पाए जाते हैं, जीवों के कंकाल। हाँ, वही जो तुमने कहा वही। क्या लिखा? अस्थिपंजर, समुद्री जीवों के अस्थिपंजर पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, कैनियन लिखिए, डीप्स, ट्रेंच, महाद्वीपीय गर्त, ट्रेंच, सबमरीन ट्रेंच या डीप, डेप्थ कह सकते हैं, डेप्थ बहुत डीप में है ये, तो ट्रेंच कहो चाहे डीप कहो। डीप्स, DEEPS, डीप्स माने गहरे भाग, या ट्रेंच या गर्त, हिंदी में गर्त भी कह सकते हैं, ट्रेंच भी कह सकते हैं, डीप भी कह सकते हैं, इसी को डीप भी कह सकते हैं। डीप्स गहरे भाग, ऐसा लिखिए। यह गर्त, यह ट्रेंच महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं, सबसे गहरे भाग होते हैं। ये लगभग 5500 मीटर या इससे अधिक भी, 5500 मीटर या इससे अधिक गहरे पाए जाते हैं। 5500 भी हो सकते हैं या और ज्यादा हो सकते हैं, या और अधिक गहरे होते हैं, जो महासागरों के
जो महासागरों के मैदानों के निकट होते हैं, या नितल मैदान कह सकते हो, मैदानों के निकट होते हैं। इनकी उत्पत्ति का कारण भी, इनकी उत्पत्ति का कारण मतलब ये कैसे बने हैं, इनकी उत्पत्ति का कारण भी प्लेट टेक्टोनिक ही है, प्लेट विवर्तन की है। ये प्रायः वलित पर्वतों यानी फोल्ड माउंटेन्स या द्वीपीय चापों, चाप मतलब कर्व, या द्वीप के जो चाप होते हैं उनके कर्व होते हैं, जैसे ऐसे चाप हमने लगा दिया, एक कर्व बना दिया, ऐसे चाप जो द्वीपीय चापों के समानांतर पैरेलल विनाशात्मक प्लेटों के किनारों पर होते हैं। विनाशात्मक प्लेटें माने, एक हमने आपको बताई थी, एक होती हैं रचनात्मक प्लेटें कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, दूसरी होती हैं, बताओ भाई, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन विनाशात्मक प्लेटें, और तीसरी संरक्षी किनारे, रचनात्मक किनारे, संरक्षी किनारे, विनाशात्मक किनारे, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन और कंजर्वेटिव मार्जिन। कंजर्वेटिव माने संरक्षण, संरक्षी किनारे, कंजर्वेटिव मार्जिन को हम कहते हैं संरक्षी किनारे, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन को कहते हैं विनाशात्मक किनारे, और कंस्ट्रक्टिव मार्जिन को रचनात्मक किनारे कहते हैं। तो यहां पर विनाशात्मक किनारों पर पाई जाती हैं, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन पर पाई जाती हैं। क्या लिखा, क्या लिखा के पैरेलल डिस्ट्रक्टिव मार्जिन्स के या विनाशात्मक किनारों के किनारे भाग पर पाई जाती हैं, विनाशात्मक किनारों के किनारे वाले भाग पर पाई जाती हैं। लिख लिया, अगला पॉइंट लिखिए। यह प्रशांत महासागर में, यह प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में अधिक पाई जाती हैं ट्रेंच। इन गर्तों में, इन ट्रेंच में क्यूराइल ट्रेंच, क्यूराइल कॉमा जापान ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच, पश्चिमी छोर पर पाई जाती हैं, पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। जबकि पूर्वी भागों में या पूर्वी छोर पर अटाकामा, अटाकामा गर्त, अटाकामा, अटाकामा एक डेजर्ट भी है, अटाकामा गर्त और टोगा गर्त पाई जाती है। टोगा, TOGA, टोगा, अटाकामा गर्त और टोगा गर्त पाई जाती है। विश्व की सबसे गहरी गर्त, डीपेस्ट ट्रेंच, विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी, मैरियाना ट्रेंच है। मैरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। 11,022, 11 दूनी 22, याद रखना, 11 और 22 के बीच में जीरो, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। यह
फिलीपींस के फिलीपींस के पूर्व दिशा में उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। फिलीपींस के पूरब में और प्रशांत महासागर में उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। आज के लिए इतने रखें, क्योंकि हमको लग रहा है कुछ ज्यादा हो गया, नहीं क्या? अगला हेडिंग डालिए, एक हेडिंग और लिखवा रहे हैं बस। महाद्वीपीय उत्थान, कॉन्टिनेंटल राइज, RISE, महाद्वीपीय उत्थान। जहां पर महाद्वीपीय ढाल का अंत होता है, मतलब जहां ये खत्म होती है, कॉन्टिनेंटल स्लोप जहां खत्म होता है, एंड ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्लोप, जहां पर महाद्वीपीय ढाल का अंत होता है, वहीं पर ढाल वाले या मंद ढाल वाले, कम ढलान वाले, मंद ढाल वाले का उत्थान होता है, वो ऊपर उठती है। यहां पे उत्थान मतलब ऊपर उठना, पतन मतलब नीचे जाना। यहीं पर मंद ढाल या कम ढाल वाले उत्थान का प्रारंभ होता है, यानी कम ढाल वाले ऊपर उठते हैं यहीं से। इनका ढाल 0.5 डिग्री से 1.0 डिग्री तक होता है। जीरो 0.5 डिग्री से 1.0 डिग्री तक होता है। लेकिन गहराई बढ़ने के साथ साथ यह लगभग समतल होकर महासागरीय नितल मैदान में, एबिसस प्लेन में विलीन हो जाता है, मिक्स हो जाता है, गायब हो जाता है, जो महाद्वीपीय नितल मैदान में आगे चलकर समतल होकर महाद्वीपीय नितल मैदान में, लिखा हुआ यहां पे, एबिसल प्लेन में आगे चलकर विलीन हो जाता है या मिक्स हो जाता है। अब लिखो रिजेस, रिज यानी कटक, कटक को इंग्लिश में रिज कहते हैं, रिजेस। इसमें लिखिए महासागरीय नितल मैदान पर कई सौ किलोमीटर की चौड़ाई में, कई सौ, 100, 200, 300 ऐसे, कई सौ किलोमीटर की यानी सैकड़ों किलोमीटर की चौड़ाई में, सैकड़ों भी लिख सकते हो इसको, कई सौ को सैकड़ों किलोमीटर की चौड़ाई में व हजारों किलोमीटर की लंबाई में, सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी, कई सौ किलोमीटर चौड़ी और कई हजार किलोमीटर लंबी
पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, माउंटेन्स पाए जाते हैं। कई सौ किलोमीटर चौड़ी, कई हजार किलोमीटर लंबी। जैसे ये चौड़ाई कम होगी, ऐसे कोई पहाड़ हो तो ये चौड़ाई, ये लंबाई, तो ये कम होगी, सैकड़ों किलोमीटर, ये हजारों किलोमीटर। ठीक, कई सौ किलोमीटर चौड़ी, जबकि कई सौ किलोमीटर चौड़ी, कई हजार किलोमीटर लंबाई में पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं या पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं, माउंटेन्स पाए जाते हैं, जो विश्व में सबसे लंबे पर्वतों का निर्माण करती हैं। दुनिया में सबसे बड़े माउंटेन्स ओशन में हैं, लैंड पोर्शन पर नहीं। जितने भी जमीन के ऊपर पर्वत दिखाई पड़ते हैं, इन सबसे ज्यादा गहरे और ऊंचे पर्वत समुद्र में भी पाए जाते हैं। समुद्र का ज्यादा हिस्सा हमको नहीं अभी पता, एक्सप्लोर नहीं किया गया, मात्र 5% एक्सप्लोर किया गया। अभी समुद्र के 95% भाग को हम नहीं जानते, हमारे लिए अनजान क्षेत्र है वो। सोचो आप, जहां जो हमारी पृथ्वी के ऊपर है उसके बारे में हम 95% नहीं जानते। अब आप बताइए, सबसे पहले इसको जानना चाहिए। हो सकता है पता नहीं कितनी सभ्यताएं जलीय जीवन व्यतीत करती हो, पता नहीं कितनी, हजारों लाखों की सभ्यता। जैसे मछलियों का अलग, उसमें मछलियों भी कितनी मछलियां आती, मेढकों का अलग जीवन, शार्क का अलग जीवन, व्हेल का अलग जीवन, मगरमच्छ का अलग जीवन, और भी बहुत सारी प्रजातियों के जीव जंतु रहते हैं। और हम तो अभी ऊपर ही गए हैं, ऐसी हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं जो एकदम डेप्थ में चले जाए, डीप सी में चले जाए, इतना गहराई में नहीं जा सकते, क्योंकि अभी मात्र दुनिया में शायद 2 या 3 लोग गए हैं, 3 लोग गए हैं, 2 वैज्ञानिक गए हैं और एक कोई फिल्म बनाने गया था तो वो डायरेक्टर गया है, आ गया। 3 लोग गए, वो वापस आ गए। लेकिन वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा है पानी का, जितना गहराई में जाएंगे पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ेगा। हो सकता है आपका जो शिप है, जो आपकी पनडुब्बी है, वो टूट जाए, आप कभी वापस ना पाए, ये भी हो सकता है। जान हथेली पर लेके जाना पड़ता है, इसका मतलब ये नहीं पहले जान को हथेली पर निकालो फिर लेके जाओ। मौत से बाजी लगानी पड़ती, क्योंकि पता नहीं क्या हो जाए, कुछ कह नहीं सकते आप। वहां पर उन्होंने ये बताया कि ऐसी ऐसी अजीब अजीब आवाजें आ रही थी जो डरावनी थी। यानी कहने का मतलब ये, इस बात से मतलब ये निकलता है कि समुद्र की गहराई में ऐसे ऐसे जीव हैं जो बहुत बड़े हैं, बहुत विशाल हैं, और जब विशाल होंगे तो उनकी आवाज भी बड़ी खूंखार होगी। और सोचो, वहां खिड़की तो लगा नहीं सकते जो बाहर देखें क्या चल रहा है, तो अंधेरा है सब, बस खाली राडार सिस्टम पे हम फॉलो कर रहे हैं, नेविगेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं कंप्यूटर्स की स्क्रीन पर कि अंदर क्या है। कैमरे हमने सब टूट फूट जाएंगे, कुछ नहीं वहां पर काम आएगा, बस रीडिंग काम आएगी, कंप्यूटर्स काम आएंगे। खिड़की नहीं लगा सकते, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर है, खिड़की को तोड़कर पानी अंदर आ जाएगा ज्यादा गहराई में, और आप हमेशा के लिए जलीय सीमा में खो जाएंगे। स्वाहा नहीं होंगे, स्वाहा तो आग में होंगे, पानी में वहीं, जैसे बहुत जहाज पड़े वैसे आपका भी जहाज वहीं पड़ा हुआ, और आप भी कितनी देर सांस रोकोगे, मरमेड थोड़ी ना हो, ना मछली हो जो सांस लेते रहोगे। एक लिमिट है 2 4 5 मिनट, जो बहुत ज्यादा सांस रोकने में माहिर होते हैं वो भी 4 5 मिनट से ज्यादा नहीं रोक सकते, और हम लोग तो प्रैक्टिस ही नहीं करते, 1 ही मिनट में काम खत्म। फिर किसी मछली का या किसी जलीय जीव का जानवर का भोजन ही बनेंगे, और क्या होगा, जो भी रह जाएगा वहां खाई जाएंगी मछलियां, क्योंकि हर बड़ी मछली छोटी मछली खाती है। वहां एक से एक जानवर होंगे जो आपको देख के खुश हो जाएंगे, अरे वाह आज तो बढ़िया दावत है, भोजन बड़ा लजीज और जायकेदार है, निपटाओ, खींचो इसको, यही तो करेंगे। समुद्र में क्या है पता नहीं।
सोचो अभी धरती पर समुद्रों में हमको पता नहीं है और दूसरे ग्रहों पर हम जीवन की खोज कर रहे हैं। अरे पहले जमीन को पहले खंगाल लो, ये भी तो हो सकता है। एक मिशन यहाँ के लिए भी लॉन्च करो, कुछ बनाओ ऐसा कि जो हम बहुत ज्यादा गहराई में जा सकें, उसके बारे में हम खोज कर सकें। कुछ नहीं तो मानव रहित मिशन करो, रोबोट्स के द्वारा भेजो, कुछ ऐसा भेजो, कुछ बनाओ। इसके बारे में जांच करनी चाहिए। हो सकता है कहीं एलियंस यहीं कहीं रहते हो, समुद्र में ही हो सकता है, क्या मालूम। यहीं पर कोई ऐसी सभ्यता मिल जाए जो हमसे बहुत विकसित हो। क्योंकि एक नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़ान भरते हुए गए थे, कोई एक पायलट था, कहाँ का था याद नहीं आ रहा। वो पायलट जब नॉर्थ पोल के ऊपर गया तो उसने देखा नॉर्थ पोल के पास में एक बहुत बड़ा गड्ढा है, उस गड्ढे के अंदर उसको कोई लाइट दिखी, तो वो अपना जहाज लेके वहां चला गया, उसी गड्ढे में उतार दिया। बहुत बड़ा गड्ढा था, जहाज पूरा चला गया उसका, शिप पूरा प्लेन चला गया, शिप नहीं प्लेन चला गया। और पूरा जब प्लेन चला गया तो उसने देखा वहां पर कुछ लोग हैं। उसने अपनी आत्मकथा या अपनी बात में कुछ उसके साथ बाद में शायद टीवी वालों ने या कुछ बात किया था, तो उसने अपने बाद में सीनियर्स को भी बताया कि ऐसा वहां है। और उन्होंने उनकी भाषा नहीं पता थी तो वो कुछ कोडिंग वोडिंग करके वो लोग बात करते थे। इनको उनकी भाषा सिखाई, कुछ दिन रुके वहां और उसके बाद जब वहां से चले तो उन्होंने कहा कि हमारे जहाज में फ्यूल बहुत कम था, उन लोगों ने फ्यूल किया। और वो लोग फ्यूल भी उनका ये वाला फ्यूल नहीं है, कुछ और वो टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। और वहां के लोग भी काफी लंबे हैं। और उसके बाद जब वो आए तो उन्होंने यहाँ की सरकार को बताया तो इन लोगों ने कोई यकीन ही नहीं किया। लेकिन उन्होंने कहा हमारे में फ्यूल ये था, लेकिन अब जो फ्यूल था वो पूरा टैंक फुल था, लेकिन वो फ्यूल दूसरा था और जहाज लेकिन चल रहा था। तो मतलब अजीब सा इनको लगा कि यार कुछ तो है, हो सकता है। अब इस तथ्य से क्या मतलब निकलता है, हो सकता है कोई एक ऐसी भी सभ्यता हो जो जमीन के अंदर रहती हो, इससे तो मतलब यही निकलता है। और वो हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति हों, ऐसे जीव हों जो हमारे मानव जीव से तो ना ही समान हो, अलग ही हो, यानी इंसान नहीं है, वो कोई और स्पीसीज है, कोई और जाति के लोग हैं। अब पता नहीं कौन है वो, और उनकी बात में कितना सच्चाई है ये भी पता नहीं। क्योंकि भाई एक व्यक्ति देखा ना, और उसका कोई उदाहरण उनके पास कोई सबूत तो है नहीं। हो भी सकता है जो बात कह रहे हैं वो सही भी हो, या हो सकता है कि सिर्फ ऐसे ही कह रहे हो, कुछ कह नहीं सकते। अब और लोग जाएं, एक्सप्लोर करें, पता करें, सबूत पेश करें, तभी तो दुनिया मानेगी। लेकिन दुनिया में भी लोग छुपाते हैं बातों को। जैसे हो सकता है एलियंस हो, लेकिन नासा इस बात को जग जाहिर कभी नहीं करता। आपने जब ये सुना होगा कि जब चंद्रमा पर पहला मानव मिशन किया गया था अपोलो, तो जब मिशन किया गया था उस समय 15 मिनट के लिए प्रसारण बंद किया गया था। अब हो सकता है उस प्रसारण के दौरान पता नहीं क्या हुआ, हो सकता है एलियंस ही मिल गया हो। तो पूछे हो भाई यहाँ क्या कर रहे हो, हमारे घर पे तुम क्या कर रहे हो, चलो यहां से निकलो और दोबारा आना नहीं तो फिर हम पृथ्वी पर आ जाएंगे, अटैक कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है, धमकी दी हो। क्योंकि लाइव प्रसारण चल रहा था, उसमें 15 मिनट का प्रसारण ब्रेक हुआ, बाधित हुआ, और इसको नाम क्या दिया गया, टेक्निकल एरर। टेक्निकल एरर आ गया था, जबकि बात कुछ और भी हो सकती है। मैं नहीं कह रहा ऐसा ही हुआ होगा, कुछ और भी हो सकता है जो छुपाया जा रहा है। अगर ये आपको पता चल जाए कि चंद्रमा पर एलियंस रहते हैं और वो हमको देख रहे हैं, आप सोचो अभी कल से जीवन प्रभावित हो जाएगा इंसान का, नहीं हो जाएगा। जैसे कोविड, जब कोविड शुरू हुआ तो अगर एकदम से सरकार ये घोषणा कर देती कि भैया 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए सब कुछ लॉकडाउन जैसी स्थिति हम कर रहे हैं, सब कुछ बंद रहेगा, हफ्ते में 2 दिन दुकानें खुलेंगी राशन की, आप 2 दिन खरीदिए, तो सोचो क्या होता दुनिया में, इसी भारत के अंदर, इसी यूपी के अंदर, इसी लखनऊ के अंदर क्या होता। आफत आ जाती, लोग एक दूसरे को मारकाट करने लगते, दुकानें लूट लेते राशन पानी के लिए। सही बता रहे हैं। इसीलिए लोग पैनिक ना हो, इसीलिए सरकार कहती है भाई 1 दिन के लिए जनता कर्फ्यू है, 2 दिन के लिए कर्फ्यू है। स्थिति खराब हो रही, टीवी पे इतनी न्यूज दिखा रहे हैं कि आदमी खुद ही डर रहा है कि यार जाने वाला कहीं नहीं है। कोई रिश्तेदारी में आना चाह रहा, फोन पहले कर रहे हैं, भैया आना नहीं है, पुलिस वाले बहुत लाठी मार रहे हैं, आना नहीं, ऊपर से नीचे तक सूज जाओगे बिना मधुमक्खी काटे, आना नहीं है, बहुत पिटाई होती है। पुलिस वाले हर चौराहे पे डंडा लेके खड़े हैं, बहुत मारेंगे, क्योंकि निकलना बंद है। सरकार ने देखा अभी भी लोग मान नहीं रहे डराने के बाद भी, तो कहा अब रात में 9 बजे से लेकर या 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। तो रात में तो कोई निकलेगा नहीं,
अब आधा 50% कट गया, आदमी दिन में चलेगा, और दिन में भी जो बहुत जरूरी होगा वही चलेगा, क्योंकि आदमी सब इतना डर गए हैं। धीरे धीरे किया जाता है। एकदम से अगर कोई कह देगा कि आज के बाद सब कुछ बंद, तो आदमी हाइपर हो जाएगा, वो झेलने वाली स्थिति नहीं रह जाएगी, वो फिर पता नहीं क्या करे, क्योंकि दिमाग काम नहीं करेगा, क्या करें, परिवार है, भोजन पानी का व्यवस्था करनी है, कैसे करेंगे, क्योंकि सब कुछ तो बंद हो रहा है, तो बहुत स्थिति खराब हो जाएगी। यही स्थिति खराब ना हो, लोग पैनिक ना हो, इसीलिए धीरे धीरे डोज बढ़ाई जाती, धीरे धीरे। जो आर्मी में कमांडोज जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, एकदम से उनको एकदम टॉप क्लास की ट्रेनिंग नहीं देते, धीरे धीरे पहले ड्रिल करवाते हैं, पहले दौड़ना सिखाते हैं, पीटी कराते हैं, परेड कराते हैं, धीरे धीरे सिखाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि ट्रेनिंग के बाद वो कमांडो बन जाते हैं। एकदम से कमांडो थोड़ी ना बनते, धीरे धीरे। आप पहले दिन आए थे क्लास में, तो जो आज आपको पता है, क्या पहले दिन पता था? नहीं पता था ना। और जब ये क्लास पूरी हो जाएगी, सारे सब्जेक्ट पूरे हो जाएंगे, तो पहले दिन वाले व्यक्ति में और आखिरी वाले दिन व्यक्ति में आदमी वही है, लेकिन दोनों के ज्ञान में बहुत ज्यादा अंतर है कि नहीं है? बस यही चीज है, सब कुछ यही है। आदमी व्यक्ति वही होता है, लेकिन उसके समझने की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, क्षमता विकसित हो जाती है। मैं समझ रहे हैं? इसीलिए धीरे धीरे करते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत अच्छे, और आप क्वालिफाई कर जाएंगे, और आपके पास जॉब होगी। आपके नाम के पहले जो बेइज्जती लगी है बेरोजगार, वो बेहट जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, आपका भौकाल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है? चलो, थैंक यू।